गिन्नी का सोना। इस पाठ में लेखक गिन्नी के सोने की बात करते हुए बताते हैं कि गिन्नी का सोना शुद्ध सोने से अलग होता है। जब सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है तो उसे गिन्नी का सोना कहते हैं। ये सोना अधिक चमकता भी है और शुद्ध सोने से अधिक मजबूत भी होता है। इसकी मजबूती और चमक के कारण इसे गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ लेखक ने शुद्ध सोने की तुलना मनुष्य के शुद्ध आदर्श से की है। जो लोग आदर्शों में थोड़ा सा व्यवहारिकता का तांबा मिला देते हैं, उन्हें वो गिन्नी के सोने के समान बताते हैं। लेखक कहते हैं, कुछ लोग आदर्शों में थोड़ी सी व्यवहारिकता मिला देते हैं और फिर वैसे ही आगे बढ़ते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, हम उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। यहाँ केलेकर जी इस बात को उजागर करना चाहते हैं कि जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तो तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। अर्थात आदर्श पीछे रह जाते हैं और व्यवहारिक सूझबूझ आगे आने लगती है। केलेकर जी कहते हैं कि मनुष्य के सोने जैसे आदर्श कहीं छुप जाते हैं और तांबे रूपी व्यवहारिकता ही आगे रह जाती है। केलेकर जी पर बचपन से ही गांधी जी का प्रभाव था। गांधी जी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर चढ़ाते थे। उन्हें व्यवहारिकता की बहुत अच्छी पहचान थी, इसलिए कई लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वे अपने आदर्शों में व्यवहारिकता को भी मिलाकर चलते थे, इसलिए वे अपने आदर्शों पर चल सके। यही कारण है कि उनमें नेतृत्व की क्षमता थी, जिसके चलते वे स्वतंत्रता आंदोलन के समय सारे देश को एक साथ खड़ा कर सके। किंतु गांधी जी ने कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर तक उतरने नहीं दिया। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता था। अर्थात उन्होंने अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा और तांबे रूपी व्यवहारिकता को अपने आदर्शों में मिलाकर उसे भी सोने जैसा कीमती बना दिया। ऐसे लोग आदर्शवादी लोग कहलाते हैं और अपने साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। इनके विपरीत व्यवहारिकवादी लोग समाज को हमेशा पतन की ओर ले जाते हैं। वो लोग हमेशा सजग रहते हैं और लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। दूसरों को पीछे छोड़ते हुए वे अपने जीवन में हमेशा सफल हो जाते हैं। उनके अनुसार हमें खुद भी उन्नति करनी चाहिए और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले जाना चाहिए। यही महत्व की बात है। और खुद उन्नति करना और समाज की भी उन्नति करना सिर्फ हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के शाश्वत मूल्य आदर्शवादी लोगों की ही देन है, जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। आइए अब हम पाठ का गहराई से विश्लेषण करें। लेखक ने इस पाठ में आदर्शों को शुद्ध सोने के समान माना है और व्यवहारिकता को तांबे के समान माना है। इस पाठ में लेखक ने गांधी जी की अद्भुत नेतृत्व क्षमता पर प्रकाश डाला है। वे अपने आदर्शों में व्यवहारिकता को भी मिलाकर चलते थे, इसलिए वे अपने आदर्शों पर चल सके। इस पाठ में लेखक ने शाश्वत मूल्यों पर विशेष बल दिया है। उनका मानना है कि समाज के शाश्वत मूल्य आदर्शवादी लोगों की ही देन है, जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। गिन्नी के सोने के माध्यम से लेखक ने प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों की विशेषता को प्रकट किया है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट की विशेषता ये होती है कि उसमें आदर्श और व्यवहारिकता दोनों ही मिले होते हैं। लेखक की ये रचना हमें ये विचार करने पर विवश करती है कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता में किसका महत्व अधिक है। लेखक ये तो कहते हैं कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है, परंतु साथ ही वे ये भी कहते हैं कि व्यवहारवादी लोग आगे तो बढ़ते हैं
परंतु ये उनकी वास्तविक उन्नति नहीं है, क्योंकि सही मायने में आगे बढ़ने का अर्थ है खुद भी ऊपर उठें और दूसरों को भी अपने साथ ऊपर ले चलें, और ये कार्य हमेशा से ही आदर्शवादी लोगों ने किया है। इसलिए आदर्शवाद का स्थान सदैव व्यवहारवाद से ऊपर है। झेन की देन। इस पाठ में लेखक ने जापान में प्रचलित चाय पीने की एक विधि का उल्लेख किया है, जिससे मनुष्य मानसिक रूप से एक शांति और अनंत काल की स्थिति को अनुभव करता है। एक बार लेखक कुछ समय के लिए जापान गए थे, तो वहां उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि जापान के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। इस पर उनके मित्र ने जवाब दिया कि यहाँ 80% लोग मनोरुग्ण हैं, अर्थात मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। लेखक ने जब इसकी वजह पूछी तो उनके मित्र ने बताया कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। उनके कहने का अर्थ ये है कि जापान में लोग बहुत ही कम व्यावहारिक हैं और कामकाज में व्यस्त हो गए हैं, और मन में संवेदना भाव को पनपने का समय ही नहीं मिल पाता है। और जब मन में प्रेम भाव और संवेदना का अभाव होने लगता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त होने लगता है। लेखक के मित्र उन्हें बताते हैं कि यहाँ लोगों को इतनी जल्दी है कि वे 1 महीने का काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगी हैं। यहाँ पर लेखक के मित्र व्यंग करते हुए कहते हैं कि वैसे भी दिमाग की रफ्तार तेज ही रहती है। ये लोग अपने इस दिमाग में स्पीड का इंजन लगा के उसे 1000 गुना तेज दौड़ाने लगते हैं। फिर जब उसके व्यवहारिक जीवन में इस स्पीड के कारण तनाव बढ़ जाता है तो उनका ये इंजन टूट जाता है। इसलिए यहाँ मानसिक रोग बढ़ गए हैं। शाम को लेखक के मित्र उन्हें एक टी सेरेमनी में ले गए, जो कि जापान में चाय पीने की एक अनोखी विधि है। जापानी भाषा में इसे चा नो यू कहते हैं। टी सेरेमनी की ये जगह एक 6 मंजिली इमारत की छत पर थी, जहाँ एक कुटिया थी जिसकी दीवारें लकड़ियों से बनी थी, जिन पर चित्रकारी की हुई थी, और फर्श पर तातामी अर्थात चटाई बिछी हुई थी। इसके बाहर एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था। लेखक और उनके मित्र ने मिट्टी के बर्तन के पानी से हाथ पैर धोकर अंदर प्रवेश किया। अंदर बैठा चाजीन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और झुककर उन्हें प्रणाम किया। उसने उनका जापानी में स्वागत करते हुए कहा, दोझो, जिसका अर्थ होता है आइए, तशरीफ लाइए। टी सेरेमनी में चाजीन उसे कहा जाता है जो जापानी विधि से लोगों को चाय पिलाता है। उसने लेखक और उनके मित्र को बैठने की जगह दिखाई, फिर पास में रखी अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, और फिर जल्दी से बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। उसके बाद उसने तौलिए से इन बर्तनों को साफ किया। उसने सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसके हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रही हूं। वास्तव में जय जयवंती भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक राग अर्थात गाने की शैली का नाम है। चाजीन अपने सभी काम इतनी शालीनता और सलीके से कर रहा था जैसे कोई कलाकार एकाग्रचित होकर जय जयवंती जैसा मधुर गीत गा रहा हो। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चाय के उबलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। चाजीन ने प्यालों में चाय डालकर लेखक और उनके मित्र के सामने रखे। वहां केवल ये 3 ही लोग थे, क्योंकि इस विधि में शांति को प्रमुखता दी जाती है, इसलिए 3 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। लेखक और उनके मित्र लगभग 1.5 घंटे तक छोटी छोटी चुस्कियां लेते हुए चाय पीते रहे। हालांकि लेखक को शुरू के 10-15 मिनट तक इतने धीरे चाय पीने में कुछ उलझन सी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद मानो जैसे लेखक का मस्तिष्क एक शून्यता में हो।
और लेखक खुद को एक अनंत काल में महसूस करने लगे। यहां तक कि सन्नाटा भी उन्हें सुनाई देने लगा। चाय पीते पीते उस दिन लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य दोनों ही काल उड़ गए थे। उनके सामने केवल वर्तमान क्षण था। लेखक को उस दिन मालूम हुआ कि जीना किसे कहते हैं। जापानी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें झेन परंपरा की ये बड़ी देन मिली है। जापानी लोगों के मानसिक रोगों का कारण। इस पाठ में जापान जैसे उन्नतिशील देश के लोगों में मानसिक रोग के व्याप्त होने की बात कही गई है। वहां के लोग अत्यधिक उन्नति करने की लालसा में व्यवहारिकता को कम महत्व देते हैं और कामकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास इतना समय नहीं रहा कि वे अपने हृदय और संवेदनाओं को समय दें। इस कारण मन में प्रेम भाव और संवेदना का अभाव होने लगा है, जिससे वे मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहने लगे हैं। वर्तमान में जीना ही सत्य है। इस पाठ में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि वर्तमान में जीना ही सत्य है, बजाय इसके कि हम भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहे। लेखक ने जब धीरे धीरे 1.5 घंटे तक चाय को बूंद बूंद करके पिया तो उनका मस्तिष्क बिल्कुल थम सा गया। चाय पीते पीते उस दिन लेखक के दिमाग से भूत और भविष्य काल उड़ गए थे। उनके सामने केवल वर्तमान क्षण था, जिसके कारण लेखक को वास्तव में पता चला कि वर्तमान में जीना किसे कहते हैं। ये पाठ मुख्य रूप से जापान की टी सेरेमनी से संबंधित हैं। इस विधि में मनुष्य जाता तो केवल चाय पीने के लिए है, लेकिन चाय पिलाने के इस विधि में परिवेश और समयावधि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। टी सेरेमनी में चाय को इतने धीरे धीरे पिया जाता है कि मनुष्य का मस्तिष्क इतना शांत हो जाता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी और भूत एवं भविष्य से परे वो उस वर्तमान क्षण में खुद को एक अनंत काल में पाता है।